गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। और संगम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले वाली जो साइंस की वीडियो बनाई थी लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम में, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में, पोषण के बारे में, मेटाबॉलिज्म, उपापचय के बारे में एवं पोषण के चरण पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के प्रकार, परपोषी एवं स्वपोषी जीवों के बारे में इस वीडियो में, और अमीबा में पोषण पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो ठीक है, और सर्दी काफ़ी है तो अब आप लोग अपना ध्यान भी रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, पढ़ते हैं। पोषण के प्रकार। ठीक है, पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण के प्रकार, पोषण ठीक है, और पोषण दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार हैं पोषण के? एक तो स्वपोषण, एक तो स्वपोषण, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और एक दूसरा होता है परपोषण, इसको कहते हैं परपोषण, इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक, इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण एवं परपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से और अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, अकार्बनिक पदार्थों व सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है, और ऐसे जीव जो पोषण करते हैं उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। इसमें हैं हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे के अलावा बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम होता है एक साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में आता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसलिए हरे पेड़ पौधे के अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके अलावा कुछ नील हरित शैवाल भी होते हैं। और क्या होते हैं? शैवाल, ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, नील हरित शैवाल। फिर आते हैं परपोषी जीव जो होते हैं वो परपोषण करते हैं। परपोषी जीवों में अपना भोजन बनाने की स्वयं क्षमता नहीं होती है। ठीक है, परपोषी जीवों में भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। ये परपोषी जीव बनाया भोजन, परपोषी जीव जो होते हैं वो बनाया भोजन ही
ग्रहण कर लेते हैं। परपोषी जीव ये बना बनाया भोजन, ये बना बनाया भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, परपोषी जीव होते हैं और ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं तथा इसको परपोषण कहते हैं। परपोषी में आते हैं सभी जंतु, सभी जंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक या बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो करते हैं परपोषण। इसके अलावा कवक, इसके अलावा कुछ कवक भी होते हैं जो कवक, ठीक है, इसके अलावा कवक जैसे यीस्ट, मशरूम, राइजोपस, ये सभी जो कवक हैं वो अपना भोजन परपोषण से ही प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण भी मुख्यतः परपोषण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, परपोषण 3 प्रकार का होता है। यहाँ से लिख लेते हैं परपोषण के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ परपोषण। एक तो होता है जंतु संपोषण, एक को कहते हैं जंतु संपोषण। जंतु सम के बाद होता है मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। और तीसरा होता है पैरासाइटिक, इसको कहते हैं परजीवी पोषण, इसको कहते हैं परजीवी पोषण, इसको कहते हैं परजीवी पोषण। तो जंतु सम वाले को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। मृतोपजीवी को कहते हैं सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन। और परजीवी को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जंतु सम पोषण में जो भोजन होता है, जंतु सम पोषण की विशेषता होती है भोजन पाचन जो होता है शरीर के अंदर, पाचन शरीर के अंदर होता है, पाचन शरीर के अंदर होता है। मृतोपजीवी पोषण में पाचन शरीर के बाहर होता है। मृतोपजीवी जो जीव होते हैं या मृतजीवी जीव होते हैं उनमें पाचन शरीर के बाहर होता है, पाचन शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और ये इनमें पाचन वगैरह कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्ट अवशोषण करते हैं। ये क्या करते हैं, सीधे अवशोषण कर लेते हैं, ये सीधे अवशोषण कर लेते हैं। परजीवी पोषण वाले जो जीव होते हैं वो सीधे अवशोषण कर लेते हैं। परजीवी पोषण पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें जीव ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और पोषण के सभी चरण ठीक पूरे करता है, पूरे करता है। पोषण के 5 चरण क्या होते हैं? पहला तो अंतर्ग्रहण होता है, पहला तो अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण, यानी कि बाहर को निकाल देता है, बहिक्षेपण। ठीक, इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, मृतोपजीवी पोषण में
जो जीव होते हैं उनका पाचन शरीर के बाहर हो जाते हैं, यानी कि इन जीवों का आकार इतना बड़ा नहीं होता है और इनका पाचन जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो विकसित नहीं होता है। इसलिए ये जीव एंजाइमों को छिड़क कर, ठीक है, एंजाइमों को छिड़क कर बाहर ही पचा देते हैं और अवशोषण कर लेते हैं करते हैं, ठीक है। ये जीव जो होते हैं मतलब अपने बाहर जो होता है, जैसे ये है कोई छोटा सा ये कोशिका है और ये कोई कवक है या कोई चीज़ है, ये कवक, इसके ऊपर अपना जो है मतलब इसके ऊपर अपना एंजाइम छिड़क देते हैं तो ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। बाद में इससे जो पोषक तत्व निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी को वो अवशोषित कर लेते हैं, अपने उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग लाते हैं। ये जीव होते हैं कुछ कवक, ये बाहर ही इसमें होते हैं कवक और बैक्टीरिया, ठीक है। कवक और बैक्टीरिया, कवक में होते हैं यही यीस्ट, मशरूम और राइजोपस, ठीक है। बैक्टीरिया में होते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है, जो सब्जी या फलों के छिलके को सड़ा गला कर उसको मिट्टी में बदल देते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो मृतोपजीवी पोषण करते हैं, या इनको डीकम्पोजर कहा जाता है। डीकम्पोजर बैक्टीरिया जो होते हैं वो मृतोपजीवी पोषण करते हैं। अब आते हैं परजीवी पोषण पे। तो परजीवी पोषण जो है इन जीवों का मतलब नेचर ही ऐसा होता है, ये किसी का बना बनाया भोजन अपने ग्रहण कर लेते हैं और उससे अपना जो है जीवन जीते हैं, ठीक है। परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परजीवी बना बनाया भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परजीवी जीव उसी जीव को कहा जाता है जो यह किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, या किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं परजीवी जीव। परजीवी जीवों के बारे में नंबर 1 बात है, परजीवी जो जीव होते हैं जिसके ऊपर बैठते हैं या जिसके ऊपर रहते हैं तो उससे भोजन एवं आवास, परजीवी होस्ट से भोजन एवं आवास दोनों ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर परजीवी जीव है तो वो जो अपने होस्ट से जो है भोजन एवं आवास रहेगा, उसी पर खाएगा, उसी पर बड़ा हो जाएगा, तो उसी से भोजन एवं आवास दोनों ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। होस्ट क्या होता है, जैसे हमारे आपके यहाँ कोई जब मेहमान आता है तो वो हमारे गेस्ट होते हैं और हम उनके होस्ट होते हैं, मतलब हम उनको चाय पानी नाश्ता वगैरह खिलाते हैं, वो आराम से खाते हैं, उसके बाद में उनका तो कुछ लगता भी नहीं है, तो वो इस तरीके से होस्ट होते हैं। मतलब अब उनको इस तरीके से ट्रीट करना, होस्ट जो होते हैं हम लोग होते हैं, बाकी जो गेस्ट होते हैं वो परजीवी होते हैं, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक। गेस्ट हैं वो परजीवी हैं, अपना परपोषण प्राप्त करके चले जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से उनको
परजीवी नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर रहेंगे यहाँ तभी परजीवी कहे जाएंगे। ठीक, तो परजीवी होस्ट से भोजन एवं आवास दोनों ही ग्रहण करते हैं। अच्छा, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। परजीवी यानी परजीवी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो अंतःपरजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। ठीक है, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी एवं बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी जो होते हैं ये शरीर के बाहर, यानी शरीर के बाहर उपस्थित रहते हैं, शरीर के बाहर होते हैं, ये शरीर के बाहर होते हैं, जैसे जोंक, ठीक है, जुआ या जूं जिसको कहते हैं, हमारी यहाँ भाषा में उसको जूं को जुआ कहा जाता है, जो ये उसमें बालों में पड़ जाती है। खासकर जो है जो लोग बड़े बाल रखते हैं और उनके जो है जूं पड़ जाती है, ज़्यादातर जो नहाते नुहते नहीं हैं, तब इसी वजह से आजकल तो शैम्पू साबुन तेल सब चल गया है, तो मतलब जूं नहीं पड़ती हैं। पहले के लोग जो है इनके पास इतनी जो है सुख सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, तो उन लोगों के जो है बालों में जूं पड़ जाती थी, आज नहीं पड़ते हैं सर। ठीक है, शरीर के बाहर जोंक और जूं। शरीर के अंदर कौन से होते हैं, यानी कुछ परजीवी जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। अरे भाई उल्टा लिख दिया, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं बाह्य, इधर लिख देते हैं बाह्य परजीवी और लिख देते हैं अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी जो होते हैं वो हमारे शरीर के किसी एक अंग में रहते हैं और वहीं पर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये विशेषकर रोग कारक जो होते हैं, रोग कारक जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पनप कर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे को अंतःपरजीवी कहते हैं। ये शरीर के अंदर रहते हैं, ये शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे एक रहता है अमीबा, एक मतलब प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ एंट अमीबा, इसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। यह जो है हमारी आंतों में रहता है, ये अच्छा होता है, पाचन का कार्य करता है। ठीक है, ये अच्छा होता है। दूसरा होता है टेपवर्म। क्या होते हैं? टेपवर्म, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों की आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं उनको टेपवर्म कहा जाता है। ये छोटे छोटे बच्चों से जो भी बच्चे अपना पौष्टिक आहार खाते हैं या भोजन खाते हैं, उनके द्वारा जो ऊर्जा मिलनी चाहिए बच्चों को, वो सारी ऊर्जा ये टेपवर्म ग्रहण कर लेते हैं और बड़े हो जाते हैं। बच्चे का जो है, बच्चा कुपोषण का शरीर हो जाता है। इसी वजह से बच्चों को जो है पेट के कीड़े मारने की दवा दी जाती है। सो इसका नाम जो है बताना आप लोग, जो है क्या होता है उसका नाम। पेट के कीड़े मारने की दवा होती है, आमतौर पे गांव में लोगों को दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को, आशाओं को, मतलब जो आशा कार्य करनी होती हैं उनको दी जाती है। टेपवर्म और गोलकृमि, इसका नाम होता है, एक होता है गोलकृमि। गोल का मतलब इनका साइज़ गोल होता है, मतलब इनकी आकृति जो होती है वो गोल होती है। ये होते हैं एस्केरिस और वूचेरिचिया। ठीक है, इसके अलावा एक पादप परजीवी भी पाया जाता है। एक होता है पादप परजीवी। पादप परजीवी होता है अमरबेल, इसका नाम है अमरबेल और इसका साइंटिफिक नेम है कस्कुट्टा। इसी को कस्कुट्टा, क्या नाम है इसका? कस्कुट्टा रेफ्लेक्सा, इसका नाम है कस्कुट्टा रेफ्लेक्सा। ये कस्कुट्टा रेफ्लेक्सा जो होता है ये पौधों के ऊपर फैल जाता है। जिस पौधे के ऊपर फैल जाता है उस पौधे का सत्यानाश कर देता है। उसके ऊपर वजन तो बढ़ा ही देता है, बाकी उसकी जो है सारा जो है जो जल एवं पोषण जो मिलता है, पोषक पदार्थ, वो सभी ये खींच लेता है, जिसकी वजह से वो पौधा मतलब 1-2 साल के बाद में वो पौधा सूखने लगता है। ठीक है, इसका ये क्लोरोफिल विहीन होता है, मतलब अपना भोजन नहीं बनाता है। ये क्लोरोफिल
क्लोरोफिल विहीन, ये क्या होता है? क्लोरोफिल विहीन होता है। ठीक है, ये अमरबेल जो कसकुट्टा होता है ये क्लोरोफिल विहीन होता है। तो ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है और आगे समझेंगे हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और अमीबा में। जी जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषण करते हैं। स्वपोषण में एक क्रिया महत्वपूर्ण होती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं, जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, प्रकाश और संश्लेषण, प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश से है और संश्लेषण का मतलब निर्माण करना या बनाना। तो यह प्रकाश संश्लेषण यह एक उपचयी क्रिया होती है, यह उपचयी क्रिया होती है, यह एक उपचयी क्रिया होती है। इसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों व जल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह एक उपचयी क्रिया होती है। इसमें हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थों व जल CO2 को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तथा सूर्य क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज। यही इनका भोज्य पदार्थ होता है। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक, अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक है, जो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इतना ही लिखना है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में यह एक उपचयी क्रिया होती है। इसमें जो है हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड व जल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तथा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन भी लिख लीजिए। इसका रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी यहाँ पर CO2 और क्या मिलेगा? जल मिलेगा, H2O मिलेगा और इसके साथ में यहाँ पर ऊपर रहेगा सूर्य का प्रकाश। ये दोनों कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं। और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है या इसको कहते हैं हरित लवक। ठीक है, ये क्लोरोफिल ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका का एक जो है पादप कोशिका का भाग होता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल। और इधर बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्सीजन O2 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। O2 सह उत्पाद के रूप में
प्राप्त होती है। ठीक है, O2 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है तथा इसमें जल भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 6 CO2 लगाते हैं और यहाँ पर 12 H2O लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 6 O2 लगाएंगे और यहाँ पर 6 कितने हो गए, 6 कार्बन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 24, तो 6 और 6 3 18 और 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। ये हो गया ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, यही सेम आंसर लिखना है तुमको। अगर आ जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है इसको समझाइए। ठीक है, इतना लिखना है। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के भी 2 चरण होते हैं। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 2 चरणों में पूर्ण होती है, या दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसको कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, इसको कहते हैं लाइट उजाला रिएक्शन, और इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति बहुत ज़रूरी, या प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश की उपस्थिति का मतलब है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से। ठीक, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश के उपस्थिति में हरित लवक के यानी क्लोरोप्लास्ट के हरित लवक के ग्रेना में होती है। हरित लवक के ग्रेना में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेना में। ये इंपॉर्टेंट है, हरित लवक के ग्रेना में होती है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यहीं पर लिख लेते हैं, इसे हिल, यानी कि इसको हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए हिल अभिक्रिया भी कही जाती है। अभिक्रिया भी कही जाती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें ऊर्जा के रूप में हिल रिएक्शन होती है। इसमें ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? NADPH का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया में स्वांगीकरण की क्षमता, इसमें क्या होती है? स्वांगीकरण क्षमता होती है। इसमें क्या होती है? स्वांगीकरण क्षमता बनती है। स्वांगीकरण क्षमता बनती है, यानी कि किसी चीज़ को अपने आप में यूटिलाइज करने की क्षमता, स्वांगीकरण की क्षमता बनती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ATP। ठीक है, लाइट रिएक्शन ग्रेना, ये याद कर लेंगे, लाइट रिएक्शन ग्रेना। ठीक है, और ATP और NADPH का फुल फॉर्म दोनों भी लिखवा देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ATP का तो पता होगा, NADPH का लिख लो, NADPH। इसका नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन, D से डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट और हाइड्रोजन, फास्फेट H फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऊर्जा 2 रूपों में
होती है ATP के रूप में और NADPH के रूप में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई, और ADP मिल जाए तो डाई हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। NADPH का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, इतना होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो जाती है। प्रकाश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं, प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक, उपस्थिति में भी हो जाए और अनुपस्थिति में हो जाए। ठीक, इसको एक वैज्ञानिक थे केल्विन चक्र, इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं, इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं, इसे चक्र भी कहा जाता है, इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे केल्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको केल्विन चक्र भी कहा जाता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। और इसमें CO2 का अवकरण होता है, इसमें CO2 का अवकरण होता है। ठीक है, CO2 के अवकरण से CO2 का अवकरण होता है तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है। CO2 का अवकरण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है या ग्लूकोज बनता है। ठीक, ग्लूकोज बनता है। और इसमें जब बनती थी स्वांगीकरण क्षमता, तो इसमें अवकरण क्षमता। ठीक, इसमें क्या बनेगी, अवकरण, यानी किसी चीज़ को तोड़ने या किसी चीज़ को तोड़कर उसकी ऊर्जा बनाने, किसी चीज़ को तोड़कर उसकी ऊर्जा बनाने। ठीक है, अवकरण क्षमता का निर्माण होता है, अवकरण क्षमता का निर्माण होता है। ठीक है, अवकरण क्षमता का निर्माण होता है। अच्छा, ये ग्रेना। ठीक है, यह क्रिया जो होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, केल्विन चक्र भी कहा जाता है। यह क्रिया हरित लवक के, यानी कि हरित लवक के स्ट्रोमा, किसमें स्राव होगी, ये स्ट्रोमा भाग में होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। यहाँ लास्ट में लिख देंगे, इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ ली है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, और इसको याद कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है, बहुविकल्पी में आपको फंस सकता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन ग्रेना। ठीक है, इस सभी को आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लेना और लिख लेना। कैसे होता है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और ये प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। ठीक, यानी कि 5 जगत में प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया में से प्रोटिस्टा में आता है। और ये एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन हमको ऐसी आँखों से खाली आँखों से हमको दिखाई नहीं पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी से इसको देखना पड़ता है। तो इसमें पोषण के वही 5 चरण पाए जाते हैं जो मनुष्यों में 5 चरण पाए जाते हैं, या बड़े जीव जंतुओं में 5 चरण पाए जाते हैं, अंतर्ग्रहण, अपपाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण। तो अमीबा में भी पोषण हम लोग पढ़ लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट जीव है। ठीक है, इसके पोषण में वही 5 चरण होते हैं। इसके पोषण में 5 चरण होते हैं जो सभी में होते हैं। ठीक, 5 चरण होते हैं। ठीक, इसके पोषण में 5 चरण होते हैं। ठीक है,
पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, पहला चरण अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण है पाचन, तीसरा चरण है इसके लिए अवशोषण, चौथा चरण है स्वांगीकरण और पांचवा चरण है बहिक्षेपण। पांचवा चरण है बहिक्षेपण। ठीक है, इगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एवं एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सभी 5 चरण होते हैं। अमीबा में अब अंतर्ग्रहण कैसे होता है, इसमें अमीबा में इसमें मुख जैसी कोई संरचना नहीं होती, मुख जैसी कोई संरचना नहीं होती है, नहीं होती है। यह अपने कूटपाद की सहायता से, यह अपने, यही पूछा जाता है कूटपाद, इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की सहायता से चलता है, चालन एवं भोजन करता है, चालन एवं भोजन करता है या भोजन को पकड़ता है। ठीक है, जैसा ये अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया और ये इसका भोजन है। ठीक है, अब आमतौर पे अमीबा जो है किसी भोज्य पदार्थ को नहीं खाता, यह सीधे एक कोशिका को ग्रहण कर लेता है, यह कोशिका को ग्रहण करता है या कोशिका को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। कूटपाद की सहायता उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है, बकोट लेता है उसको चारों तरफ से ऐसे करके अपने में भर लेता है। ठीक है, यह कोशिका को ग्रहण करता है कूटपाद की सहायता से, कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया की सहायता से उसे घेर लेता है, उसे घेर लेता है। ठीक है, यहाँ पे इसके कूटपाद जो होते हैं ये इसकी सहायता से ये घेर लेता है, यानी कि इस वाले में ये जो है, इस वाले में ऐसे जो है ऐसे इसको भोजन को चारों तरफ से अपने अंदर घेर लेता है। ठीक, इसका भोजन ये है, इसको चारों तरफ से इसने घेर लिया। ये कोई कोशिका है छोटी सी, इसको ये खा रहा है। ठीक, तीसरे चरण में ये कोशिका को अपने अंदर डेवलप कर लेता है, ये कोशिका इसके अंदर आ जाती है, ये इसका खाद्य पदार्थ इसके अंदर आ गया है। ठीक, ये खाद्य पदार्थ इसके अंदर आ गया है तो कोशिका को घेर लेता है और उसका अंतर्ग्रहण कर लेता है। जब अंतर्ग्रहण कर लेता है तो इस क्रिया को कोशिका ग्रहण कर लेता है, यह क्रिया फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण कहलाती है। यह क्रिया कोशिका भक्षण या फैगोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है, ग्रहण कर लेता है। पाचन, अमीबा में पाचन एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, यानी कि ये कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, सभी जितनी भी कोशिकाएं होती सभी में कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली ऐसी होती है कि जिसमें मतलब जिसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली तो सबको आने नहीं देती, लेकिन कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और बाहर निकलने देती है। अवशोषण, जब एंजाइम के द्वारा वो पाचन हो जाता है, इस कोशिका का पाचन हो जाता है तो पोषक पदार्थों का विसरण, कौन सी क्रिया लगेगी? विसरण के माध्यम से कोशिका द्रव्य में, अमीबा के कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। अमीबा के कोशिका द्रव्य में मिल जाता है।
ठीक, अमीबा के कोशिका द्रव्य मिल जाता है। स्वांगीकरण, पोषक तत्व अवशोषण के बाद में स्वांगीकृत होते हैं और इनसे पोषक तत्वों से उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचयी, वही श्वसन, पाचन और चलना फिरना, ये सब उपापचयी क्रियाएं होती हैं। एवं जीव द्रव्य बनता है, जीव द्रव्य बनता है, मतलब आगे की जो है अमीबा अपनी जो है प्रजनन कर सकते हैं या अपने समान जीवधारी को बना सकता है, वो जीव द्रव्य बनता है। अब बहिक्षेपण, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। जैसे इसमें लिखा था हमने फाइगोसाइटोसिस, वही यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस बहिक्षेपण क्रिया, या अपनी रेक्तिका से इसको फिर से यानी बिना पचे हुए पदार्थ को बाहर, बिना पचे हुए पदार्थ को बाहर कर देता है। ठीक, बिना पचे हुए पदार्थ को बाहर कर देता है। ठीक, यहाँ पर ऐसे करने के बाद में फिर से ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है आज पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया और अमीबा में पोषण। आगे का वीडियो बनेगा मनुष्य के पाचन तंत्र पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।